नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। राखी गढ़ी में जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, यह बात अधिक स्पष्ट होती जा रही है कि सरस्वती सिंधु घाटी जैसी सभ्यताएं नष्ट नहीं होती, बल्कि देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वे अपना स्वरूप और परिपाटी बदलती रहती है। तथापि उनमें अंतर्निहित सांस्कृतिक निरंतरता को यदि ध्यान से देखा और समझा जाए, तब आप इतिहास की उन कड़ियों को जोड़ने में सफल हो सकते हैं जो अंधेरे की चादर ओढ़े रह गए। पहले तो सभी दर्शकों को इस बात की बधाई कि अपने हालिया अन्वेषण में भारतीय पुरातत्व विभाग को फिर राखी गढ़ी में एक 7000 साल पुराने शहर की खोज करने में सफलता प्राप्त हुई है। यही नहीं, यहां से लगभग 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की एक फैक्ट्री भी मिली है। तांबे और सोने के निर्मित अनेक आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। उत्खनन क्षेत्र से बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन, शाही मोहरें तथा बच्चों के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे वह कालखंड कैसा रहा होगा स्पष्ट होता है। यहां एक अद्भुत रसोई नुमा संरचना अथवा किचन स्ट्रक्चर भी प्राप्त हुआ है, जो हड़प्पा कालीन जीवन शैली को तो प्रदर्शित करता ही है, उस सांस्कृतिक निरंतरता की ओर भी इशारा है जो एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता हस्तांतरित होती चलती है। अन्वेषण में यहां भी सिनौली की तरह ही एक कब्रगाह प्राप्त हुई है। वहां जो कुछ भी देखा गया, उससे स्पष्ट होता है कि वह दौर भी पुनर्जन्म जैसी मान्यताओं में विश्वास रखता था। वस्तुतः दो ऐसी महिलाओं के कंकाल प्राप्त हुए हैं जिनका अनुमानित समय लगभग 5000 वर्ष पूर्व रहा होगा। तथापि कब्र में रखी वस्तुओं और पात्रों से उन महिलाओं की समाज में रही प्रतिष्ठा और उनके उच्च पद का भान होता है। सिनौली के रथ और हड़प्पा काल की कब्रगाहें तो आकर्षित करती ही हैं, लेकिन जो कुछ और जैसा कुछ तब की परिपाटी थी, उनका वर्तमान से भी क्या कोई संबंध रहा है? यह प्रश्न इसलिए भी अधिक महत्व का हो जाता है क्योंकि राखी गढ़ी हो, सिनौली हो अथवा हस्तिनापुर, तीनों ही प्राचीन इतिहास से संबद्ध स्थल एक दूसरे के अत्यधिक निकट हैं। सिनौली के रथों ने जिस तरह आर्य आक्रमण थ्योरी के मुंह पर टेप लगाया है, भारत में घोड़ा न होने वाली हास्यास्पद बहसों को चुप किया है, साथ ही महाभारत की ऐतिहासिकता पर नए सिरे से बहस छोड़ दी है। हमें प्रश्नों, अब केवल प्रश्नों तक ही ठहरे नहीं रह जाना चाहिए, अपितु उत्तरों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। भारतीय इतिहास के लेखन पुनर्लेखन के साथ समस्या यह है कि बहुत कम उत्खनन होते हैं। बहुत सीमित जानकारियों के आधार पर ही अब तक जो विमर्श खड़ा हो सका है, उसका अधिकांश लाभ विचारधारा परक लोगों ने खूब उठाया है। मेरी इस बात को वर्तमान समय के अयोध्या अथवा ज्ञानवापी प्रकरण के साथ समझना अधिक उचित होगा। यदि पुरातात्विक सर्वेक्षण नहीं होते तो आंखों से दिख रही संरचना ही तो वर्तमान का सच थी, अर्थात सच की जड़ें कहीं अधिक गहरी होती हैं जिस तक पहुंचना ही होगा। तो आज हम राखी गढ़ी और सिनौली की कब्रगाहों पर चर्चा को केंद्रित करते हुए इस आधार पर ही वर्तमान तक की सांस्कृतिक निरंतरता को जानने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत तथ्यों के लिए मैंने 4 पुस्तकों को आधार बनाया है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर बीबी लाल की पुस्तक सरस्वती बह रही है, इतिहासकार श्री भगवान सिंह की पुस्तक हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य, इतिहासकार कृपा शंकर सिंह की पुस्तक ऋग्वेद, हड़प्पा सभ्यता और सांस्कृतिक निरंतरता तथा
मैकडोनाल्ड और कीथ की कृति वैदिक इंडेक्स। आइए विषय में आगे बढ़ते हैं। पहले हम इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर बीबी लाल की पुस्तक इन सर्च ऑफ आर्यन होमलैंड के पृष्ठ 14 के आधार पर अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक के ऋग्वैदिक प्रभाव वाले क्षेत्रों को मानचित्र पर देखते हैं। अब मानचित्र पर हड़प्पा की साइटों को रखकर विवेचित करते हैं। दोनों ही में आश्चर्यजनक समानता क्यों है? दोनों ही एक दूसरे के पूरक की तरह एक दूसरे के स्थलों पर आरोपित कैसे हो रही हैं? मानचित्र पर नजरें गड़ाए रखें और देखें कि ये दोनों ही महान सभ्यताएं जिन नदियों के किनारे फली फूली, कुभा अथवा काबुल, क्रुमु अथवा कुर्रम, गोमती, स्वास्तु अथवा स्वात, सिंधु, वितस्ता अथवा झेलम, असिकनी अथवा चिनाब, परुष्ण अथवा रावी, शतुद्र अथवा सतलुज, इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में नदी तमे, देवी तमे सरस्वती कही जाने वाली सरस्वती, आज भी पवित्रतम कही जाने वाली गंगा और यमुना सरिताएं सम्मिलित हैं। यही कारण है कि कृपाशंकर सिंह अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखते हैं कि वैदिक आर्य संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता एक ही सांस्कृतिक निरंतरता के दो पक्ष हैं। इस कथन को सरस्वती बह रही है पुस्तक में सप्रमाण डॉक्टर बीबी लाल ने सिद्ध भी किया है। सांस्कृतिक निरंतरता पर जैसे बात आरंभ होती है, एक तर्क शवों को जलाने और गाड़ने की परिपाटी को लेकर सर्वदा सामने आता है। संज्ञान में ले कि अब तक जितने अवशेष मिले हैं, जो भी साक्ष्य हमारे सम्मुख हैं, वे स्पष्ट करते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता वाला समाज, जिसे हड़प्पन भी कहा जाता है, में शवों को जलाने और दफनाने दोनों ही तरह की प्रथाएं सम्मिलित थीं। अन्वेषित अनेक कब्रों में हड्डियों के टुकड़े और राख आदि भी प्राप्त हुए हैं, जो संकेत देते हैं कि शवों को जलाने की प्रथा तब व्यापक रूप से प्रचलित रही थी। यह भी सत्य है कि मृतक को जलाने जैसी स्पष्टतया अधिक प्रगतिशील और उन्नत प्रथा की शुरुआत ऋग्वैदिक समाज के समय से ही चली आ रही थी। तथापि शवों को जलाए और गाड़े जाने की सम्मिलित और समानांतर प्रथा पर वैदिक इंडेक्स के लेखक टिप्पणी करते हैं कि वैदिक काल में अंत्येष्टि की प्रमुखतः दो रीतियां प्रचलित थी, शवदाह और समाधि। इसकी पुष्टि में उन्होंने वैदिक वांग्मय में स्थान स्थान पर प्रयुक्त अग्निदग्ध और अनग्निदग्ध शब्दों की ओर संकेत किया है। यदि हड़प्पन कालखंड के अन्वेषित साक्ष्यों को हम देखते हैं, तो अग्निदग्ध और अनग्निदग्ध दोनों ही प्रकार की परंपराओं को देख पाते हैं। वैदिक इंडेक्स के लेखकों का विचार है कि दाह संस्कार उत्तर वैदिक काल से अधिकाधिक लोकप्रिय होता चला गया और आज यह अंत्येष्टि की सबसे प्रचलित रीति है। पर समाधि देने की प्रथा कुछ मतों में आज तक भी प्रचलित पाई जा सकती है। अस्थि कलश और अस्थि विसर्जन की रीतियां आज तक चली आई हैं। कलश में भस्मावशेष रखने का चलन आज भी प्रचलित है। तत्कालीन और वर्तमान समाज में दाह अथवा समाधि के अतिरिक्त और भी परंपराएं थीं। उदाहरण के लिए शिशुओं और कुछ व्याधियों से ग्रस्त व्यक्तियों को आज भी और तब भी जल प्रवाह देने का चलन रहा है। कुछ समाजों में यह तब मान्यता थी जो आज तक है कि मृतक शरीर भी व्यर्थ न जाए, कम से कम शवभक्षी पशु प्राणियों के ही काम आ जाए। यहां ध्यान रखना होगा कि जो जल गया
वह अपने होने के साक्ष्यों सहित मिट गया। अतः उस परिपाटी को हम सहायक प्रथाओं जैसे राख भरे कलश आदि के माध्यम से ही समझ पाते हैं, परंतु अनग्निदग्ध अथवा गाड़ने की परिपाटी में सांस्कृतिक निरंतरता बहुत हद तक हमारे सामने वास्तविकता को लेकर आ जाती है। हड़प्पा कालीन शवों को गाड़ने की ज्ञात विधि के समान ही परंपरा का वैदिक इंडेक्स में उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि गाड़ने की विधि ऋग्वैदिक काल में दुर्लभ नहीं थी। एक संपूर्ण सूक्त में इससे संबंधित संस्कारों का वर्णन है। ऐसा प्रतीत तो होता है कि मृत अपने संपूर्ण परिधान के साथ गाड़ा जाता था, उसका धनुष उसके हाथ में रहता था। वैदिक काल में यह प्रथा अधिक परिष्कृत रूप में प्रकट होती है। मृतक के हाथ से उसका पुत्र धनुष ले लेता है और विधवा अपने पति के शव के पास से उसके भाई अथवा अन्य किसी निकट संबंधी द्वारा अलग हटाई जाती है। मृत और जीवित व्यक्तियों को अलग करने के लिए उनके बीच एक पत्थर गाड़ दिया जाता था। अथर्ववेद में शव रखने के बाद एक बॉक्स वृक्ष का भी उल्लेख है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद दोनों ही संहिताओं में धरती के घर, भूमिगृह शब्दों के माध्यम से शवों को गाड़े जाने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। कृपा शंकर सिंह अपनी पुस्तक ऋग्वेद हड़प्पा सभ्यता और सांस्कृतिक निरंतरता में लिखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मृतक संस्कार किस तरह का था, इसके लिए सूरकोटडा, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल जैसे महत्वपूर्ण स्थलों में जो साक्ष्य मिले हैं उनसे भी पारंपरिक निरंतरता पर पर्याप्त रोशनी पड़ती है। इन स्थलों के उत्खननों में बहुत सारी कब्रें मिली हैं, जिनमें कुछ बातों में आपस में भिन्नता है और कुछ में समानता, पर एक बात सभी में समान है, वह यह कि मृतक का सिर सभी कब्रों में उत्तर की ओर है और मृतक का शरीर ऊर्ध्वमुख है। भारत में आज भी हिंदू संस्कार में मृतक को लिटाते हुए उसका सिर उत्तर दिशा की ओर ही रखा जाता है और चित्त लिटाया जाता है। इसी तथ्य को और विस्तार देते हुए भगवान सिंह अपनी पुस्तक हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य में लिखते हैं कि हड़प्पा और वैदिक रीतियों में कुछ साम्यों को स्पष्ट लक्ष्य किया जा सकता है। पहली बात तो मृतक व्यक्ति को सुलाने की रीति ही है। हड़प्पा के शवों के पांव भी दक्षिण की ओर रखे जाते थे। यह चलन आज तक पाया जाता है। दक्षिण दिशा को वैदिक साहित्य में पितरों की दिशा कहा गया है। दूसरी समानता मृत शरीर को अनावश्यक रूप से अलंकृत न करने आदि की कही जा सकती है, जिसकी ओर हड़प्पा के अध्येताओं ने प्रायः ध्यान दिया है और जिसके विषय में वैदिक मान्यता छांदोग्य उपनिषद की वर्जना में देखी जा सकती है। तीसरी समानता इस सादगी के बावजूद मृतकों के प्रति यथोचित सम्मान और अंत्येष्टि में किंचित विस्तृत रीति विधान की है, जिसमें मिट्टी के सादे नए भांडों का विशेष महत्व रहा है, जो आज तक प्रचलित है। मृत व्यक्ति को भी भूख प्यास लग सकती है और जल तर्पण, पिंडदान और घटबंध से उसकी भूख प्यास मिटाने की रीति संभवतः समाधि पद्धति का नई परिस्थिति में रूपांतरण है, जिसमें कुछ खान पान के सामान मिट्टी के पात्रों में शव के साथ रख दिए जाते थे। सधवा स्त्रियों के मरने पर उनको सजाने का आज तक चलन है, इसकी पुष्टि भी हड़प्पा की समाधियों में होती है। शिशुओं को जल प्रवाह देने की रीति भी हड़प्पा की प्रचलित रीति माना गया है।
इन उल्लेखों के समानांतर डॉक्टर बीबी लाल ने राखीगढ़ी के ही एक शवाधान में पाई गई महिला के कंकाल का एक चित्र अपनी पुस्तक सरस्वती बह रही है में सम्मिलित किया है, जिसमें कंकाल के हाथों में शंख की चूड़ियां देखी जा सकती हैं। भारत के अनेक हिस्सों, विशेषकर पूर्वी भाग, जहां हड़प्पन और वैदिक संस्कृतियों का साझा विकास हुआ है, वहां आज भी विवाहित महिलाएं शंख की चूड़ियां धारण करती हैं, और यदि वे अपने पति से पूर्व मृत्यु को प्राप्त करती हैं तो उन्हें अग्निदाह के लिए इन चूड़ियों को पहने हुए ही ले जाया जाता है। एक अन्य रोचक विवरण देखें कि लोथल में 20 कब्रें मिली, जिनमें 3 कब्रों में हर एक में 2-2 शवों के अस्थिपिंजर मिले। एक साथ एक ही कब्र में 2 शवों के मिलने से कई तरह के अनुमान लगाए जा सकते हैं, जैसे पहले पति मरा और जहां दफनाया गया, बाद में पत्नी की मृत्यु के बाद उसे भी उसी कब्र में दफना दिया गया हो। यह किसी पारिवारिक, सामाजिक या धार्मिक कारण से किया गया हो सकता है। वैसे जो 2-2 अस्थिपिंजर साथ साथ हैं, वे स्त्री पुरुष के हैं, इसका सही निर्धारण नहीं हो पाया है। अर्थात यह कि पूर्वाग्रहों और एजेंडे से बाहर निकलकर भारतीय इतिहास का विवेचन किया जाए तो घोड़े भी दिखेंगे। इस संस्कृति के निर्माताओं को आक्रांताओं की तरह देखने की मनोवृत्ति का भी नाश होगा, और अतीत को साफ साफ देखने वाली आंखें भी स्वयं को गुलाब जल से धुला हुआ पाएंगी। सच तो यह है कि अभी भूमि के गर्भ में बहुत कुछ छिपा हुआ है। सच यह भी है कि अध्ययन के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समझ को विचारधाराओं के मकड़जाल से अवमुक्त रखना होगा। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।